बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, इस वक्त अगर पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए, जो अभी सबसे पहले हमारी अटेंशन जा रही है वो पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रही है, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता कई सालों से हुकूमत कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के हवाले से इल्जामात और आईनी रुकावटें इस वक्त खबरों का मरकज बन चुकी हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी आज सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को जो खत लिखा वो मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक है कि उस पर जो मुंतखब अरकान है उनकी हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है वो की जाए, जो इजलास है वो बुलाया जाए। लेकिन आज एक अहम जो मीटिंग हुई है वो हुई है मौलाना फजलुर रहमान की जमात की JUIF की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ। और उसके बाद फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर KP हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारा एक मेंबर भी ज्यादा हो जाता है हम उसके बाद जो है वो ये सोच सकते हैं कि CM के खिलाफ वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा सकता है। सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो इस वक्त बहस का जो है वो एक मरकज बने हुए हैं, एक टॉपिक बना हुआ है जिसपे हम बात करेंगे भी। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करिए आमना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब। आप लोगों ने तो आज डिसाइड कर लिया कि मुझे अकेले छोड़ना है इस्लामाबाद स्टूडियो में, लेकिन ये बताएं कि मैं अकेली हो गई, लेकिन मुझे लग रहा है साद साहब की जो PDM हमने 2022 में देखी थी वो आप KP में भी हम देखेंगे। जो सेनेट इंतखाबात हैं KP के उससे मुतालिक आपको भी ऐसे ही लग रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स की किसी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी आईनी स्ट्रक्चर के अंदर सियासत की बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हमने, आपको याद है, तनकीद की जब इमरान खान साहब के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ 2022 में, तो इस बात पे तनकीद की कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को धोस दमक से, लालच से सिंध हाउस में बिठा के पैसे दे के, जिसकी वीडियोस भी पब्लिक हो गई, इस तरह हुकूमतों को गिराना बनाना नहीं चाहिए। अदालतों के थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ओवरटर्न करके, डिसमिसल ऑफ असेंबली को ओवरटर्न करके नहीं करना चाहिए। लेकिन वो तमाम तनकीद और जो गवर्नमेंट के मैकेनिज्म्स थे, जो ऑपोजिशन का उसका काउंटर था, वो तमाम चीजें आइन की हुदूद के अंदर रहते हुए थी। कि किसी वजह से भी कुछ लोग मुनहरिफ हो गए, फिर एक वोट आया, उस वोट में एक साइड जीत गई, दूसरी साइड हार गई, सबको दुरुस्त तरीके से काउंट किया गया, उस पर तनकीद की जा सकती है, तनकीद होती रहेगी। लेकिन इस बात को नहीं डिनाई किया जा सकता कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोसेस था जिसके थ्रू एक हुकूमत को गिरा के दूसरी हुकूमत बनाई गई। आज भी KPK के अंदर अगर कुछ लोगों के मुनहरिफ होने की वजह से, कुछ चेंज होने की वजह से, कुछ री इलेक्ट होने की वजह से, कुछ डी-सीट होने की वजह से अगर नंबर गेम इस तरह की हो कि PTI हार जाए और वफाकी हुकूमत या PDM2 या उसको पता नहीं 3 कहेंगे, अगर मौलाना साहब वापस आ रहे हैं तो वो जीत जाए, तो उस पर हम अपनी सियासी तनकीद करते रहेंगे, लेकिन निज़ाम की, कानून की ज़्यादा तनकीद नहीं हो सकती, क्योंकि यही हमारा निज़ाम है। जिन चीजों पे हमारी ज्यादा तनकीद है वो उन बातों पे है जहां पे आईनी निजाम को माना नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने वोट किसी एक जमात के कास्ट किए, निकले किसी और जमात के, ये आईनी निजाम नहीं है। अदालत ने एक हुक्म दिया कि आप फलां लोगों को सीटें दे दें, आपने नहीं दी, ये आईनी निजाम नहीं है। अदालत ने कहा 90 दिन में इलेक्शन करवा दें, आपने नहीं करवाए, आपने लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के पॉलिटिकल पार्टी से निकाल दिया। इस तरह की चीजें गैर आईनी हैं जिन पे हम तनकीद करना चाहते हैं। बाकी जो अब KP में हो रहा है, जो इससे पहले वफाक में हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज़ हम सुना करते थे, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, लेकिन गैर आईनी है। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग तो बिल्कुल गैर आईनी है, इसके अंदर तो क्या दो राय हैं। लेकिन 63A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि हॉर्स ट्रेडिंग के क्या खदोखाल होते हैं। हम हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर बात करते भी रहें, उसकी करते रहें, तो मैं गुजारिश करूं कि ये एक आईनी बहस है, कानूनी बहस है, एक सिस्टम की बहस है जो होती रहेगी। आपको याद होगा जब हमजा शहबाज साहब का और परवेज इलाही साहब का आपस में मुकाबला था पंजाब के अंदर, तो हर 2 हफ्ते बाद चीफ मिनिस्टर चेंज हो रहा था। कभी वो एक वोट से एक बन जाता था, फिर वो दूसरी तरफ से दूसरा बन जाता था, फिर वो वोट कॉल करने की बात हो जाती थी, फिर प्रेसिडेंट को ओथ लेने का डायरेक्शन दे दिया गया। इस तरह के आईनी मकासद और प्रोसीजर्स के ऊपर एक साइड जीते दूसरी जीते कोई बात नहीं। हम, जो हारेगी वो तनकीद करेगी, जो जीतेगी वो कहेगी बिल्कुल ठीक हुआ। इस तरह के निजाम को के अंदर कोई बेहतरी लाई जा सकती है। गुजारिश ताकत से, हुकूमत से, अदालत से, सबसे ये है कि आईनी प्रोसेसेस के थ्रू हुकूमतें गिरती बनती रहें,
कोई मसला नहीं, जिनकी गिरेगी वो तनकीद करेंगे, जिनकी बनेगी वो तारीफ करेंगे। अच्छा। जब आप आईनी प्रोसेस को खत्म करके कुछ करते हैं, जब उसकी वायलेशन के अंदर करते हैं, जब आप जैसे मैंने कहा कि आप एक पार्टी को इलेक्शन ही ना कंटेस्ट करने दें, उनके लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के उनको मुकदमों से निकाल दें, वोट कहीं एक जगह पे कास्ट हो, काउंट किसी दूसरी जगह पे हो, फॉर्म 47, 40 और 45 मिल ना रहे हो, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उस पे तनकीद थोड़ी सी ज्यादा बनती है। बाकी केपी के अंदर जो पीटीआई के साथ इस वक्त जो उनको दुश्वारियों का सामना है, उसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब और पीटीआई की अपनी लीडरशिप का बहुत सा किरदार है। इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम 2 या 3 या 4 या जो भी ये बन रही है उसको बहुत ज्यादा कसूरवार नेसेसरली ठहराया जा सकता है। ठीक है, आमना भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। आमना जाहिर है गवर्नमेंट का हिस्सा है, आमना बेहतर जानती हैं कि जो आज मुलाकात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जेयूआईएफ की, उसके अगर कुछ फीचर्स आप हमसे शेयर कर सकें कि क्या तय पाया है, क्या हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पीडीएम हमने 2022 में देखा था सेंटर में, वो अब हम केपी गवर्नमेंट में भी देख सकते हैं? देखिए नम्रा, जो आपने सवाल किया कि पीडीएम जो आपने 2022 में देखा था क्या वो हम दोबारा देखिए, इसके लिए ना पाकिस्तान के थोड़े से पॉलिटिकल कल्चर को समझना पड़ेगा। जिस वक्त आप लोगों ने ये बैरिस्टर साहब ने और आप सब ने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान आपसे नाराज़ हैं, वो आपसे दूर चले गए हैं, वो आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं उन्होंने, बल्कि आपका मुझे वो सवाल भी याद है कि पीटीआई ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है, मौलाना उनके साथ ऑन बोर्ड आ गए, तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि मौलाना विल ऑलवेज बी विद पावर एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कोई गलती है, लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं, जो इस वक्त की सिचुएशन है, केपीके में पीटीआई की पोजीशन बहुत वीक हो चुकी है, नंबर्स में भी वीक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, वरना अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही पावर थी केपी में, राइट? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। मैंने इसीलिए कहा नंबर्स में भी कमजोर हो गए हैं वो, लेकिन अदरवाइज विद द चीफ मिनिस्टर, विद द लीडर ऑफ द हाउस लाइक अली अमीन गंडापुर, हर कोई वहां पे नाखुश है। बल्कि इस हद तक कि मैं जब टॉक शोज में जाती हूँ और पीटीआई के लोगों से ही बात करते हैं, तो पीटीआई के लोग अली अमीन गंडापुर को एज चीफ मिनिस्टर ओन करने को भी तैयार नहीं है। जब आप उनसे केपी गवर्नमेंट की या केपी वजीर आला की परफॉर्मेंस पे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। तो अली अमीन गंडापुर एक ऐसा शख्स है जो सिर्फ इस वक्त जो वजह क्या बताते हैं आमना, वो इसकी डिसऑन करने की वजह भी तो बताते होंगे ना कि अली अमीन गंडापुर से वो क्यों गैर मुतमईन है? देखिए नम्रा, जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने किया वो हर वक्त तो पता नहीं, वो हनी की बॉटल्स उनके पास उससे एक दफा पहले भी बरामद हुई थी, एक तो वो किसी और जोन में पता नहीं रहते हैं, ऊपर से जिस तरह की गलीज जबान वो बोलते हैं, जिस तरह तो से ये हनी के बॉटल्स की वजह से उनके ही पार्टी मेंबरान ने उनको डिसऑन कर दिया। नहीं नो, आई एम टेलिंग, नो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड रोल क्या है केपीके की पॉलिटिक्स में या पीटीआई की पॉलिटिक्स में। जिस वक्त धरने जलसे की बात होती है तो वो 11 अजला से उड़ के पता नहीं कैसे वापस चला जाता है। किसी मतलब मैं दोनों साइड्स आपको बता रही हूँ, एज अ गवर्नमेंट भी उसने कुछ नहीं किया, करप्शन के पैसे बनाने के, पूरे सूबे को तबाह बर्बाद करने के, एज अ पीटीआई मेंबर भी उसने कुछ नहीं किया। सो ही इज जस्ट वन पर्सन जिसने मौके का फायदा उठाया कि जी इमरान खान जेल में है, पीटीआई के हालात खराब है, इस वक्त कोई और वो नहीं मिल रहा, चलो आई कैन बी द कैंडिडेट फॉर द चीफ मिनिस्टर, और वो उस मौके का फायदा उठा के चीफ मिनिस्टर बन गया। आइदर वे, ना उसने मुल्क के लिए कुछ अच्छा किया, ना उसने अपनी पार्टी के लिए कुछ अच्छा किया, ना उसने केपीके की आवाम के लिए कुछ अच्छा किया है। तो ऐसे हालात में मौलाना एक बड़े समझदार मंझे हुए सियासतदान है, आई एम श्योर ही विल मेक द राइट कॉल। ठीक है, लेकिन आमना जो हमने हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज है ना, ये 2022 के दौरान सबसे ज्यादा सुना था, और फिर उसकी क्या क्या खबरें, क्या वाकयात हैं, वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। अब की बार आज मैंने सहाफी को सवाल करते सुना, फैसल करीम कुंडी साहब से, जब वो प्रेस टॉक कर रहे थे, यही सवाल पूछा कि क्या एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग होने जा रही है? आपकी क्या राय है इसके बारे में? नम्रा, फर्क इतना है कि ये जो साद साहब की पार्टी वाले हैं ना, अपनी दफा कहते थे विकेट गिर गई है, विकेट गिर गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उस तरह विकेटें गिराई नहीं, हमने तो कोई सच्ची जो बात है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी नहीं किया। अगर कोई खुद ये फील करता है कि दे आर ऑन द रॉन्ग साइड, वैसे आमना बहुत गिरी है, तभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिर गई। नहीं, पर मैं आपको नहीं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, अगर आप मुझसे जेन्युइन तज्जिया मांगे
तो सबसे बड़ी इनकी अपनी गलतियों की वजह से गिरी है, और नंबर 2 पे इनके अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गिरी है, क्योंकि उस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सुबह तक भी ये कहते रहे कि जी इमरान खान की कुर्सी तो इतनी मजबूत है, दुनिया की कोई ताकत जो है वो उसको नहीं गिरा सकती। तो ऐसे स्टेटमेंट्स देने से पहले ना ऐसे लोगों को ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जो ऊपर बैठी अल्लाह की जात है वो इन सब चीजों से बहुत बड़ी है। इनका ओवर कॉन्फिडेंस, इनकी नाअहली इनको लेके डूबी है। इसके अलावा हमें तो कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सच्ची बात है, आपको याद होगा कि असेंबली में भी एक दफा ये बात हुई थी कि ये अपने आप को खुद गिराएंगे, जरदारी साहब ने ये कहा था। तो हमें तो उनसे दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वो पार्टी है जो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन खुद है। अगर आप ये कहते हैं कि एक शख्स विलिंगली अपनी खुशी से ये कहता है कि यार मैं ए को वोट नहीं देना चाहता, या मेरी पार्टी की चॉइस ठीक नहीं है, मैंने अभी शो से 5 मिनट पहले ही फॉर एग्जांपल देखा है कि वो मशाल यूसुफ जई कोई खातून है, उनको शायद नॉमिनेट किया जा रहा है इलेक्शन के लिए, सेनेट की सीट के लिए। बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर से उनकी कॉल हुई है। अब आप मुझे ये बताएं कि उनकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उनका क्या स्टैचर है, उनका क्या बात करने का अंदाज है, ये तो अवाम डिसाइड करेंगे ना, करती हैं फॉर द अपर हाउस ऑफ दिस का। तो मैं नहीं मैं उसी पे आ रही हूँ ना। तो आप उनके आने से आपके जो पार्टी के वर्कर्स हैं, कितने पार्टी वर्कर्स, कितने पुराने जो है लोग हैं जो 20-20, 30-30 साल से आपकी पार्टी में है, जिनको इग्नोर करके आपने वो जादू टूने की असिस्टेंट को जो है सेनेट की अगर आप सीट देने लगे हैं, तो इट रेजेस अ क्वेश्चन मार्क ना। ऐसे हालात के बाद यकीनन आपके लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी अपनी पार्टी इज अ मेस राइट नाउ, you can't blame it on others. You can't. साथ साहब के पास What part did you not understand, Namra? the जादू टोना थिंगी I didn't understand, लेकिन चले साथ साहब के पास आती है। साथ साहब तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जादू टूने करने की असिस्टेंट को, क्योंकि ये बुशरा बीबी की गालिबन स्पोक्स पर्सन टू बुशरा बीबी थी ये पिछले कुछ अरसे में। Doesn't sound nice on TV. तो उसके ऊपर पार्टी के लोग अगर नाराज होंगे आपसे, तो ये आपके अपनी पार्टी के प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे हैंडल नहीं हो रही। यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन हॉर्स ट्रेडिंग और एनीथिंग एल्स। ओके, अच्छा, इस वक्त जो अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि हमें जो अपोजिशन के कुछ अरकान है उनकी जानिब से हमें पैसों की पेशकश की जा रही है कि आप वोट के बदले जो है वो पैसे वसूल करें। सो अगर इस तरह से होना शुरू हो गया तो फिर तो हम लोग कहीं पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आवाम के वोट की कोई वैल्यू है पाकिस्तान में, कहीं पे कोई डेमोक्रेसी है, बिकॉज इट इज फॉर पीपल एंड यू नो उसके आगे पीछे तो कुछ है नहीं। ये जो इल्जामात है साथ साथ, जो एक्सप्रेशन आप ढूंढ रही हैं वो एब्राहम लिंकन का गेटिसबर्ग का एक्सप्रेशन है कि डेमोक्रेसी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है कि इस तरह की जमहूरियत जिसमें लोगों की आवाज़ का वज़न बराबर गिना जाए, मेरी और अल्लाह देता की आवाज़ का और अल्लाह देता की और फलां सरदार की आवाज़ का और फलां सरदार की एक कुम्हार की आवाज़ के साथ सब लोगों को इक्वल फ्रेंचाइज में एक जितना वोट गिना जाए और सबकी मर्जी से हुकूमत बने या मेजॉरिटी की मर्जी से हुकूमत बने, ये बात तो मेरा ख्याल है 2024 के इलेक्शन के बाद अब करनी तकरीबन मजाक खेज़ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम एक उस तरह की प्योरिस्टिक डेमोक्रेसी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये जो लोग बातें कर रहे हैं, मेरी पीटीआई से भी गुजारिश है कि जो लोग बातें कर रहे हैं कि हमें इतनी ऑफर्स दी जा रही हैं, वो मेहरबानी करके उन ऑफर्स की तफसीलात बताएं और बताएं कि कौन कर रहा है ऑफर्स। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से ये रस्म चलती आ रही है, बल्कि क्योंकि मैडम बैठी हैं तो नून लीग को तो पता होगा, ये छांगा मांगा से 1990 की दिहाई से ये रस्म चलती आ रही है कि लोगों के वोट खरीदने या मेंबर्स की लॉयल्टीज खरीदने के लिए लोगों को किसी ना किसी तरीके से इकट्ठा किया गया, किसी को लालच दिया गया, किसी को डराया धमकाया गया। तो अब ये वक्त आ चुका है और ये इस वजह से 1990 की दिहाई से अब तक पिछले 30 साल से ये रिवायत इस वजह से चल रही है क्योंकि वक्त पे लोग नाम नहीं लेते। वो बाद में बताते हैं कि पता है 1992 में मुझे फलां ने ये वाली ऑफर दी, फिर वो वक्त गुजर जाता है, वो 10 साल बाद एक बंदा बताता है। वक्त के ऊपर आप बात नहीं करते। मेरी पीटीआई के लोगों से गुजारिश है, जो लोग भी ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं या ऑफर किए जा रहे हैं या कोई और लालच या कोई कोर्जन उनके ऊपर है या उनको कोई डराया धमकाया जा रहा है, कि यही वक्त है, आप बताइए कौन कर रहा है, क्या ऑफर है आपको, कैसे दी गई थी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
اگر آپ یہ اس میں آنکھ مچولی میں رہیں گے کہ میں نہیں بتاؤں گا لیکن ہے مجھے بھی آفرز اور اس کو بھی ہے اور وہ بتائے گا اور تو ایسے بل فرض کوئی بتا دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ 20 سال سے بھی یہی ہو رہا ہے. دیکھیے اگر کوئی بتائے تو اس کا کوئی سد باب کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص اگر علی امین گنڈاپور صاحب بتائیں کہ سعد رسول نے انہیں پیسے آفر کیے تو مجھے کوئی لیگل نوٹس سرو ہوگا, مجھے کہیں جا کے جواب دینا پڑے گا, میرے خلاف اس کا مقدمہ کیا جا سکتا ہے, میٹر عدالتوں میں جائے گا, پھر ہم عدالتوں کو کہیں گے کہ مہربانی کر کے اس کا فیصلہ کر دیں آئین اور قانون کے مطابق. لیکن اگر وہ بتائیں گے ہی نہیں کوئی لوگ, اگر بس وہ اشاروں کناروں میں رکھ رکھاؤ میں بات کرتے رہیں گے تو میں نے جیسے کہا پچھلے 30 سال سے بھی ایسے ہو رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہارس ٹریڈنگ بار بار ہمارے ملک میں پنپتی ہے کہ جب وقت آتا ہے تو لوگ اس پہ حقیقت بتاتے نہیں ہیں, بعد میں بتاتے ہیں کہ وہ 2 الیکشنز پہلے ایک دفعہ کہا گیا تھا. بھئی ابھی وقت ہے, اگر آپ کو کہا جا رہا ہے آپ بتائیں کون کہہ رہے ہیں تاکہ کوئی کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ, جو اس وقت حلف برداری کی تقریب نہیں ہو پا رہی ہے اس پہ ظاہر ہے جو سیکرٹری ان کو خط پہ لکھا گیا کہ جو حلف برداری کی تقریب ہے وہ ہونی چاہیے جو سینٹ الیکشنز ہونے ہیں اس سے پہلے تاکہ جو اراکین ہیں وہ ووٹ کر سکیں. سو یہ آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ یہ کوئی ڈیلے ہے, جان بوجھ کے ہو رہا ہے یا پھر آئینی قانونی تقاضا کیا ہے اس کا؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کو یہ سوال بیرسٹر صاحب سے پوچھنا چاہیے. میں ان کے پاس بھی جاؤں گی. ہمیشہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر وہ سوال اٹھاتے ہیں, بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ سوال اٹھاتے ہیں. تو مجھے اب یہ سوال ہے کہ پورے پاکستان میں کے پی کے کی سیٹوں کی وجہ سے, کے پی کے میں سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوا, پورے پاکستان میں اس کی وجہ سے سینٹ الیکشن ڈیلے ہوا. پنجاب میں سینٹ الیکشن 6 تاریخ کو ہونا تھا, وہاں پہ بھی ڈیلے ہوا اس لیے کہ جب فیصلہ آئے گا تو تمام صوبوں کا سینٹ الیکشن اکٹھے ہوگا. آپ کے ای سی پی نے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دی. سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی امپلیمنٹیشنز کے اوپر ہمیشہ ساتھ سوال اٹھاتے رہے. تو میرے خیال ہے زیادہ مناسب یہ ہے کہ اپنی پارٹی کی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ روشنی ڈالیں پلیز. میں آئی ووڈ آلسو لو ٹو ہیئر واٹ ہی ہیز ٹو سے. چلے یہ سوال لے کے پھر ہم سعد صاحب کے پاس جاتے ہیں. سعد صاحب, یہ آئینی قانونی تقاضا کیا ہے, آئین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سوری میم, کس کے بارے میں؟ تھوڑی سی آپ کی آواز کٹ گئی. جی سعد صاحب, یہ جو حلف برداری کی تقریب نہیں ہو پا رہی ہے, یہ جو ڈیلے ہے یہ کیوں ہے, اور جو اس پہ درخواستیں بھی دائر کی جا رہی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی آج پشاور ہائی کورٹ میں سے متعلق درخواست دائر کی ہے. سو یہ کیا معاملہ؟ میں سب سے پہلے میڈم کی کو تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں. میری اس وقت ایک مظلوم کچھ ورکرز کے ساتھ سمپتھیز ہیں. میں خود پوری کی پوری پی ٹی آئی ہوں, میں حصہ نہیں ہوں. لیکن میڈم ہم تو جیسے کہ آپ جانتی ہیں ہم تو ہمارے تو دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم سعد صاحب ایسے وقت کے ساتھ اب آپ کے دلوں کے وزیر اعظم شہباز شریف ہو جانے چاہیے تھے. پتہ نہیں آپ کیوں ابھی تک نواز شریف صاحب پہ اسٹک ہیں. نہیں, نواز شریف صاحب تو ایک پراکسی ہے نا, شہباز شریف صاحب تو ایک پراکسی ہے نا نواز شریف صاحب کی. حکومت تو نواز شریف صاحب کی ہے نا, وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی. جو بھی ہے ہمارے وزیر اعظم اب شہباز شریف صاحب ہو گئے. اگر آپ وہ تو گورنمنٹ کے وزیر اعظم ہیں, دلوں کے وزیر اعظم جو ہیں میرا خیال ہے وہ نواز شریف صاحب. لیکن میں گزارش کروں کہ جب یہ والا کام پنجاب میں ہو رہا تھا کہ حلف برداری کی تقریب نہیں ہو رہی تھی یا کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو روکا جا رہا تھا, تو عدالتوں سے رجوع کیا گیا. عدالتوں نے حکم صادر کیا, پہلے گورنر پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ نے حکم صادر کیا. جب گورنر پنجاب اس وقت عمر چیمہ صاحب نے حلف لینے سے انکار کر دیا اور کچھ ایڈمنسٹریٹو پروسیسز نہیں کیے, تو واپس عدالت کے اندر ایک پٹیشن فائل ہوئی اور حکم دے دیا گیا صدر پاکستان کو کہ آپ گورنر کی جگہ سٹینڈ ان کریں اور اس تقریب کو پورا کریں. میرے خیال میں ان پروسیسز کو, آئینی پروسیسز کو جو ان کی کانسٹیٹیوشنل لمٹ ہے ان کے بیونڈ نہیں روکنا چاہیے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, نون لیگ کو بھی نہیں کرنا چاہیے جب جیسے کہ انہوں نے پنجاب میں کیا, پی ٹی آئی کو بھی نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ وہ کے پی کے اندر کر رہی ہے, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی سیاسی لڑائیاں آئین کو ذبح کر کے نہیں لڑ سکتے. ہمیں سیاسی لڑائیاں سیاست میں لڑنی پڑیں گی. آئین اور قانون کو جب بھی سیاست کے نام پہ اس کو پامال کیا گیا ہے, آئین اور قانون کو, تو ایک نئی ایسی روایت چل پڑی ہے جس کو بار بار پھر ہماری تاریخ میں ریپیٹ کیا گیا, جس وجہ سے آج ہم ایک ایسی جمہوریت میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کوئی بھی پول اٹھا کے دیکھ لیں, گیلپ تک کا پول اٹھا کے دیکھ لیں, تو تقریباً 70 سے 80% لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری ریپرزینٹیو نہیں ہے. یہ ہوا ہی اس وجہ سے کیونکہ ہم نے آئین کی, قانون کی شکلوں کو
मैडम मैं नहीं कह रहा, गैलप कह रहा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। गैलप का सर्वे है, मैं नहीं जानता, जैसे कि आप जानती हैं मैं तो खुद, मेरे तो दिलों के वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन गैलप जो कि एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड सर्वे है, आपकी अपनी हुकूमत ने बुनियादम मरसूस के बाद जब एक सर्वे करवाया तो गैलप का सर्वे करवाया, उसमें बड़ी पॉपुलैरिटी है रियासत की, तो हम गैलप ही को रेफरेंस देते हुए मैं दूसरा सर्वे कोट कर रहा हूँ। तो गुजारिश है कि ये आईनी स्ट्रक्चर्स को पामाल करने की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस कम हुआ। चलें बाकी चीज़ें छोड़ें, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट ना, उनकी रीसेंट रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट ना आने की वजह है वो ये है कि लोगों का अदालतों के ऊपर यकीन नहीं रहा। क्यों अदालतों के ऊपर यकीन नहीं रहा? क्योंकि सियासत को मद्देनजर रखते हुए हमने अदालती फैसलों को मानना बंद कर दिया। जब इन्वेस्टर्स को, लोगों को लगा कि हुकूमत के खिलाफ तो फैसले नहीं होते, क्योंकि आपके लीडर ने व्हाट्सएप पे फैसले लिख लिख के भिजवाने शुरू कर दिए। सॉरी मैडम, मैं बिल्कुल एक कानूनी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सियासी बात नहीं कर रहा। मेरा तो बल्कि कहना ही ये है कि ना आपका लीडर ना मेरा लीडर, जब भी सियासत की वजह से, सियासी मकासद की वजह से हमने आइन, कानून, अदालत में कुछ पैबंद लगाए हैं, तो उसकी वजह से वो छोटा सियासी मकसद तो हासिल हो गया, लेकिन जो उसके लॉन्ग टर्म असरात हैं वो इतने देर पा हैं कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स की रिपोर्ट माजी में ये कहती, अभी रिसेंटली उसने कहा और पिल्डाट भी ये कह चुका है कि लोगों का जुडिशरी के ऊपर से कॉन्फिडेंस उठ गया। हमारी गुजारिश ये है कि आपकी हुकूमत हो, ताबद रहे, हम इसमें क्या कह सकते हैं, किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन उसको एक निज़ाम और आइन के मुताबिक चलाएं। बेशक हर निज़ाम को साथ साथ आइन और कानून के मुताबिक। माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूं, मुझे ब्रेक की तरफ जाना करने की कोशिश कर रही है। इनको अपनी सियासी इस्तलाह की वजह से इस तरह ना करें, आइन का निज़ाम चलने दें, उसके अंदर सियासत आती जाती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल, कोई भी निज़ाम है वो आइन और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करके बाद जब हम वापस आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमिंग डेज में क्या करने जा रही है, इस पर बात होती है डिटेल में आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बात की जाए, कुछ पेशरफ्त हमें नजर आई। आपको याद है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तब से लेके अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ, इमरान खान के पास जितने भी ऑप्शंस थे, जितने भी कार्ड्स वो कहा करते थे, उन्होंने सब कार्ड्स प्ले किए। चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ डायलॉग का कोई कार्ड हो या फिर अपनी एहतजाज हो, कोई तहरीक हो, कोई कार्ड भी उन्होंने नहीं छोड़ा, बशमूल ट्रंप कार्ड भी। लेकिन एक नया कार्ड जो सामने आया वो इस वक्त कासिम और सलमान खान की पाकिस्तान आमद का कार्ड है। लेकिन इसमें भी जो एक सहाफी है पाकिस्तान की, उनकी खबर के मुताबिक कोई बाकायदा तौर पर वीजा के लिए दरख्वास्त ना दी गई, ना पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड के लिए कोई तस्दीक हो सकी है। पाकिस्तानी हाई कमीशन से भी किसी किस्म का राब्ता सामने नहीं आया। और इस मामले पर इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ का जो ट्वीट है वो भी सामने आया, जिसमें वो ये कह रही है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा था कि हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो पहले आमना के पास चलते हैं, वो आएंगे या नहीं वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो हुकूमत क्या करेगी? आमना उनके साथ क्या गिरफ्तार किया जाएगा उनको? नमरा, कोई इमरान खान की तो हुकूमत है नहीं, और ना ही जो कुछ पिछले अदवार में मजालिम हुए लोगों के साथ, ना हम उन पर बिलीव करते हैं। जो राना सनाउल्लाह ने कहा, मुझे उनकी थोड़ी सी स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने दें। उन्होंने पूरी बात जो की उसको आपने थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे किया। बात यह है कि वो दोनों बच्चे इंटरनेशनल सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं है वो, और जो कोई भी बाहर से पाकिस्तान में आएगा उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी की सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। हम ये नहीं कर सकते, ये सिर्फ कासिम और सुलेमान, ये कोई भी फॉरेन नेशनल अगर आता है तो देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्टन जगहों पे उनको जाने की इजाजत नहीं होती, उनकी स्पेसिफिक क्लियरेंसेज होती हैं, एनओसीज होते हैं। तो हम इनका क्या बात है, ये तो अपने खुद ही जलसे में खुद ही कुछ करके, खुद ही उनको डैमेज करके पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले इंडिया करता था, अब ये लोग भी माशाल्लाह इंडिया से हमारे बुरे दुश्मन है। इनका क्या पता कि ये लोग क्या करें क्या ना करें। पाकिस्तान के नॉट, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल नॉट अलाउ दैट। तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं अपने वालिद को मिलने, वो 1000 बार आए, लेकिन अगर उनको ये लग रहा है कि वायलेंट किस्म के प्रोटेस्ट होंगे, जलसे होंगे, जलूस होंगे, शोर शराबा होगा, उसके अंदर 2 फॉरेन नेशनल्स को ये इंक्लूड करेंगे, उसके अंदर खुदा अगर आमना वो डुअल नेशनैलिटी इख्तियार कर लेते हैं, अगर वो डुअल नेशनल्स हो जाते हैं
तो वो फिर पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले सकते हैं? पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने उनके जो वालिद हैं पाकिस्तान की सियासत में तो डुअल नेशनैलिटी होल्डर को इजाजत ही नहीं है ना वैसी हिस्सा। हमारे कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनके पास ऑलरेडी जो पाकिस्तान में पले, पाकिस्तान में बड़े। नॉलेज के लिए सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है, क्या साथ साहब हमारी पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसा शख्स नहीं है? नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर नेशनल असेंबली और जो सेनेट है, जो आर्टिकल 62, 63 के ऊपर जिनको परखा जाता है, उनको तो डुअल नेशनल्स होने की इजाजत नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर लिखा बिल्कुल, यानी कि आप नेशनल असेंबली और सेनेट का इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह के एडवाइजर्स टू प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं जो कैबिनेट के अंदर बैठे रहे, जो कि डुअल नेशनल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जजेस रहे हैं जो डुअल नेशनल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं जो डुअल नेशनल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर रियासत के बहुत सारे इदारों के अंदर इस तरह के लोग मौजूद रहे हैं माजी में जो डुअल नेशनल्स थे, क्योंकि कानून की कोई एक्सप्रेस प्रोविजन उनके खिलाफ नहीं है, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। बड़ी अजीब सी बात है कि आपका एक DGFI हो सकता है जो पाकिस्तान का इंटरपोल में रिप्रेजेंटेटिव होगा, लेकिन वो कहीं और का शहरी भी हो सकता है। कानून की एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं है। या आपके दीगर कुछ इस तरह के अफसरान भी हो सकते हैं। इवन मैंने जिस तरह कहा कि काबीना के अंदर भी ऐसे लोग जो कि डुअल नेशनल्स थे, वो एडवाइजर्स टू प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, PTI के दौर में भी, नून लीग के दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी शामिल रहे हैं। ये जो मुमानत है डुअल नेशनैलिटी की, बाय द वे लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं, जो मेयर वगैरह के इलेक्शंस हैं, किसी भी जिले का मेयर डुअल नेशनल हो सकता है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर भी ये प्रोहिबिशन नहीं लिखी हुई। तो ये जो मुमानत है ये आर्टिकल 62, 63 की नेशनल असेंबली और सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर लगती है, जिस वजह से फॉर एग्जांपल आपको याद है जब नैब ने हसन नवाज हुसैन नवाज साहब से सवाल पूछा था 2017-18 में, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको जवाब नहीं देंगे या हम आपका FBR के अपने गोशवारे नहीं जमा करवाएंगे क्योंकि हम तो शहरी नहीं है पाकिस्तान के। इसके बावजूद भी पॉलिटिकल रैलीज में भी शामिल थे। अभी आपने देखा स्टेट विजिट हुआ सऊदी अरब का, उसमें भी हसन नवाज साहब शामिल थे। डुअल नेशनल्स जो पाकिस्तान के हैं, जो पाकिस्तान की शहरियत भी रखते हैं और बाहर की भी रखते हैं, वो पाकिस्तान का असासा हैं। वो बहुत सारे काम करते हैं। हमें डुअल नेशनैलिटी रिलेटेड रिफॉर्म करना चाहिए इस मुल्क के अंदर। लेकिन जो इस वक्त कानून है उसमें सिर्फ आर्टिकल 62 और 63 के ऊपर जो जिन लोगों ने पूरा आना है उनको डुअल नेशनैलिटी की रिक्वायरमेंट पे मुमानत है, बाकी किसी को नहीं। ठीक है। अच्छा साथ साहब, आपको लगता है वैसे कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे और फिर वो अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है, अगर मामलात को इस बन जाते हैं, तो वो लीड कर पाएंगे इस तहरीक को? वो किस तरह से अपना रोल अदा कर सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो अपना नम्रा एक और चीज ऐड करती चलूं कि इमरान खान साहब ने अपने डी चौक के कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ये बात की थी कि अगर आप लोगों ने कभी मेरे बेटों को कहा कि वो पार्टी को लीड करें तो मैं खुद तहरीक इंसाफ छोड़ दूंगा। ये इनके अपने लीडर के अल्फाज हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये भी तो कहती थी आमना कि ये डी चौक पे या खुद एहतजाज करके रैली चला के पाकिस्तान के एक आम आदमी की औलाद को मारते हैं, लेकिन उनके अपने बेटे नहीं आ रहे पाकिस्तान। तो अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान के बेटे। सॉरी मैडम, लीडर्स के तो नम्रा आए 1000 बार। मैं तो ये बता रही हूँ कि लीडर ने खुद कहा था, मैंने तो नहीं कहा। इमरान खान ने कहा था कि अगर मेरे बेटे PTI की लीडरशिप रोल में आएंगे तो मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दूंगा। जी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मैं जरदारी साहब का पेट फाड़ के पैसे कौम के पैरों में निशावर ना कर दूं तो मेरा नाम तब्दील कर देना। तो इमरान खान साहब को हम राजी कर लेंगे पॉलिटिकल पार्टी छोड़ने पे। आप शहबाज शरीफ साहब का ऑल्टरनेट नाम भी सजेस्ट कर दें। आप मेहरबानी करके ये भी बता दें कि जब मरियम साहिबा ने कहा कि मेरी बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, तो उनका क्या करना है? जब नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा हुजूर ये हैं वो असासे जिसकी आज तक रसीदें नहीं मिल सकी, उनका क्या करना है? पॉलिटिकल लीडर्स की स्टेटमेंट्स के ऊपर तो इस तरह की बातें मेरा ख्याल है गैर मुनासिब होंगी करनी। कोई शख्स भी जो पाकिस्तान का शहरी हो या पाकिस्तान का शहरी ना हो, जो लोकल हो या डुअल नेशनल हो, पाकिस्तान के कानून में कोई मुमानत नहीं है उसको किसी एहतजाज में शामिल होने की या लीड करने की। मैडम कानून मुझसे बेहतर जानती हैं, मुझे बता दें कोई कानून बता दें जिसमें फॉरेन नेशनल को या डुअल नेशनल को पॉलिटिकल पार्टी की प्रोटेस्ट में शामिल होने या फॉरेन नेशनल किसी ऐसी जगह जाने की इजाजत नहीं है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस कानून में लिखा है कि इजाजत नहीं है? मेरे अपने बहुत सारे
हम सब लोगों के घर में इतने कजन्स हैं, इतने जानने वाले हैं जो डुअल नेशनल्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो आते हैं, उनको हम मुमानत के साथ घुमाते हैं पाकिस्तान। पहली बात कि वो दोनों डुअल नेशनल्स नहीं है, पहली बात कि वो दोनों डुअल नेशनल्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बहुत सारे क्लास फेलोज पूरी दुनिया से पाकिस्तान आए और उनके लिए आपको बहुत सारी जगहों पे जाने के लिए, उनको लेकर जाने के लिए आपको सिक्योरिटी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर कुछ होगा तो आपकी स्टेट जवाबदेह है। यूनाइटेड किंगडम की स्टेट को आप क्या जवाब देंगे? स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो बेइज्जती। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पीटीआई की हिस्ट्री रही है, इन्होंने आज तक कभी पीसफुल प्रोटेस्ट तो किया नहीं है, इन्होंने तो आग लगानी है, वरना इजाजत लेनी पड़ती है। नेशनल्स हैं, वो नेशनल्स हैं, डुअल नेशनल्स है। मैंने तो कहा नहीं कि इजाजत बच्चे कर लें, उनके बच्चे तो डुअल नेशनल्स नहीं है ना। हसन नवाज साहब के जो बच्चे हैं वो तो डुअल नेशनल्स नहीं है ना, उनके बारे में बताएं। बैरिस्टर साहब प्लीज बात को मिसकोट ना करें। पहली बात ये है कि मैंने ये कहा ही नहीं कि इजाजत लेनी है, ना ये बात राना सनाउल्लाह ने की। जो बात की जा रही है वो ये है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल पाकिस्तान की जमीन पे आता है और अगर पाकिस्तान की जमीन पे उनको कुछ होता है तो आप टीवी शो में बैठ के आवाज उठा रहे होंगे कि जी स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहाँ थी, हुकूमत पाकिस्तान कहाँ थी, पीएमएलएन की गवर्नमेंट क्या कर रही थी जब फॉरेन नेशनल्स के साथ ये हो रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा था। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपसे वो बर्दाश्त तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना चाहते। हम पाकिस्तान के अपने शहरियों की जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की फॉरेन नेशनल्स पे भी है, अपने नेशनल्स पे भी है, किसी नेशनल पे भी है। ये थोड़ी है कि ब्रिटिश नेशनल है तो हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी को जवाब देना है। पाकिस्तानी जितने मर्जी मर जाए, किसी को जवाब नहीं देना। हम अपने शहरियों की भी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद है। ये तो बिल्कुल ही एक मंतक से अजीब बात आपने की। जी, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊं? पाकिस्तानी शहरी हो या फॉरेन नेशनल हो या कोई भी हो, उनकी जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत करने को अपना फर्ज समझते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है जो किसी की गाड़ी के अंदर ड्रग्स प्लांट करती है, किसी के ऊपर जाली केस। हर किसी का करना है, हर किसी का करना है। मैं यही कह रही हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है कि किसी की गाड़ी में ड्रग्स प्लांट कर दो, किसी खातून का दरवाजा तोड़ के, किसी दरवाजा तोड़ खातून का दरवाजा तोड़ दो। मैंने ये नहीं कहा कि वो आगे क्या करेंगे, मैंने ये कहा कि आपकी पार्टी वाले क्या करेंगे। दरवाजा तोड़ा था, उस इदारे से पूछे ना, वो तो आपने एलिगेशन लगाई रेंजर्स पे, पूछे ना, आपके ताबे है वो इदारा। तोड़ा था। आमना आसान अल्फाज में बताएं कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं और फिर आने के बाद लीड करेंगे तहरीक को या नहीं? नमरा, ये आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट। इनकी अपनी हुकूमत क्या जवाब दे इसके बारे में? हुकूमत क्या सोचती है? इनको खुद भी नहीं पता नमरा, इनको खुद भी नहीं पता। हम क्या कुछ सोचेंगे? ये वो लोग हैं, अलीमा खान कहती है वो लीड करेंगे, बैरिस्टर सैफ सेनेट में जाके तकरीर करके कहता है वो सिर्फ अपने वालिद को मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर वालिद को मिलने के लिए आ रहे हैं तो उर्दू की क्लासेस क्यों ले रहे हैं? अगर मैं ये कह रही हूं कि उनके लिए मुश्किल ना हो, फॉरेन नेशनल्स हैं, अगर मैं गलत हूं तो जमाइमा खान ट्वीट क्यों कर रही है कि मेरे बच्चों की जान को खतरा है? दे आर अ मेस, दे आर अ मेस देमसेल्व्स। इनको खुद को कुछ नहीं पता कि ये क्या करना चाहते हैं, इनका प्लान क्या है, इनका एजेंडा क्या है। हुकूमत के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा जरूरी काम है एज कम्पेयर टू कासिम और सुलेमान के बारे में बैठ के सोचते रहे कि वो क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा आमना, मेरा एक और सवाल भी है, वो ये कि आज मैंने एक कॉलम पढ़ा, अंसार अब्बासी साहब जो पाकिस्तान की सहाफत का एक बड़ा नाम है, उन्होंने ये कॉलम लिखा है। वो लिखते हैं कि ऐसे लगता है कि पंजाब अब एक सूबे के बजाय खानदानी जागीर में तब्दील हो रहा है। बेहतर होगा कि वजीर आला मरियम नवाज साहिबा बाकायदा ऐलान कर दें कि पंजाब का नाम बदलकर सूबा मरियम नवाज रख दिया गया है। जब हर दूसरा मंसूबा या तो नवाज शरीफ साहब के नाम से मंसूब कर दिया जाता है या तो फिर मरियम नवाज के नाम से, तो फिर पंजाब को अपने नाम से ही मंसूब कर लें। इसमें बड़ी डिटेल से उन्होंने तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो हैं कि किस तरह से या तो पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे उनके नाम तब्दील किए गए या फिर जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने खुद ही लॉन्च किए हैं, इनके नाम या तो नवाज शरीफ साहब के नाम पे या फिर मरियम नवाज साहिबा के। और वो कह रहे हैं कि ये आवाम का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है, तो ये आवाम को जो है वो उनकी खिदमत है, इनका हक उनको मिलना चाहिए। ये कोई पर्सनल तशहीर के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते पैसा। नमरा की पर्सनल तशहीर नहीं है। नाम प्रोजेक्ट पे आपका तभी लगेगा जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे।
जब आप काम करेंगे तो आपका नाम उसके ऊपर लगेगा। और बात ये है कि आवाम को ये जानने का पूरा हक है कि उनके लिए किसने क्या किया, और ये इस चीज के लिए ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। पिछले 1.5 साल के अंदर 500 से ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हुए, जिसमें से मोर देन 50% हैव बीन, और बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं। इस बजट के नए मंसूबे ऐड किए गए। अब अगर इनको तकलीफ इस बात की है कि इनकी बुजदारी हुकूमत ने 4 साल के अंदर एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया, और आपने कहा करने की कोई ऐसा मंसूबा इमरान खान का नहीं है जिसका नाम तब्दील किया गया हो। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 2013 से नवाज शरीफ की हुकूमत में पहली दफा पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड दिया गया था। उस हेल्थ कार्ड का नाम तब्दील करके इमरान खान ने कहा था, ये पीटीआई का बल्ले का निशान बना के उसके ऊपर कहा था कि ये इमरान खान का हेल्थ कार्ड है। बात ये है कि आप जब मंसूबा बनाएंगे तो आप उस पे नाम लगाएंगे ना। सवाल उठाने वालों से पहले ये तो पूछ ले कि आपने कितने मंसूबे बनाए जो आप ये सवाल उठा रहे हैं। अवाम के पैसे से मंसूबे बनने तो चाहिए। साथ साथ आपकी इसके बारे में क्या राय है कि ये जाती तशहीर हो रही है, इस पे करोड़ों के लाखों के अरबों के पैसे? जाती तशहीर नहीं हो रही है। एक सेकंड, लेट मी, मुझे जुमला कंप्लीट करने दे, फिर साथ साहब का व्यू भी लेते। जाती तशहीर तब होती जब उसमें कोई मरियम साहिबा की या आपकी ऑडियो का कुछ मसला है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। नहीं है, I'm sorry about that. पर्सनल गेन नहीं है, ये सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सी हुकूमत ने क्या प्रोजेक्ट किया है। जी साथ साहब 1 मिनट में अगर आप मुझे अपना पीओवी दे सकें। मैडम, जाती तशहीर के अलावा तो इस हुकूमत ने किया ही कुछ नहीं है। तो आपने पब्लिक टॉयलेट्स देखे, वहां से लेके वो जो जानवरों की बकरों के ऊपर बकरा मंडियां लगाई गई उन पे तस्वीरें लगा दी, आटों के तोड़ों के ऊपर तस्वीरें लगा दी, मुहर्रम में सबीलों के ऊपर तस्वीरें लगा दी। ओ भाई, खुदा का वास्ता है, लोगों के दिलों में जिसका नाम जिंदा रहेगा ना, वो नाम जिंदा रहेगा। आप ये फ्लेक्सेस पे जितनी मर्जी दफा अपनी तस्वीर और नाम लगा दें, एक बारिश होगी तो लोगों के पैरों के अंदर ये घुल रहे होंगे, यही नालों के अंदर से हम सफाइयां करने के लिए ये वाले कागज निकाल रहे होंगे। लोगों के दिलों में जिसका नाम जिंदा रहेगा वही जिंदा रहेगा। जिस वजह से पाकिस्तान के इतने वजीर आजम आए, हम सिर्फ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल याद रखते हैं, दरमियान में इतने वज़ीर आजम आए पाकिस्तान के, सबके लोगों को नाम भी नहीं याद। सोहरवर्दी साहब से लेके आए, चुंदरीगढ़ साहब से लेके दीगर इतने सारे लोग हैं। जो लोग लोगों के दिलों में बस जाते हैं उनका नाम याद रखता है, वरना आप जितने मर्जी बाथरूमों पे या आटों के तोड़ों पे अपनी तस्वीर लगा लें, इससे क्या फर्क पड़ता। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक शामिल करने लगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान में इस वक्त एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। वो वाकया क्या है उसको जरा हम लोग उसका जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाकया क्यों पेश आया और इसमें हमारी बतौर एक अवाम क्या गफलत है। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, चमकती धमकती स्क्रीन्स के पीछे की दुनिया कितनी तारीख और कितनी बेरहम हो सकती है, इस बात का अंदाजा उस वक्त होता है जब बहुत ही अफसोसनाक किस्म के वाकयात हमारे सामने आते हैं। और ऐसा ही कुछ वाकया आज से 2-4 रोज कबल हमारे सामने आया। इसका अंदाजा हमें उस वक्त होता है जब हुमैरा असगर जैसी नौजवान अदाकारा की लाश, कई माह पुरानी जो लाश है, वो उनके फ्लैट से बरामद होती है। यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल मेरे जहन में आया था वो ये कि क्या हम एक अच्छे पाकिस्तानी हैं, क्या अच्छे इंसान हैं, क्या अच्छे पड़ोसी हैं। कई महीने से एक खातून लापता है, किसी को नहीं पता। क्या उनके कोई दोस्त नहीं थे, कोई अजीज व अकारिब नहीं थे जो उनके बारे में जानते, फिक्रमंद होते कि इतने दिनों से वो कहीं पे गायब है, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे कोई एक्टिविटी नहीं है। कोई तो हो सकता। और ये हम सब की जिंदगी है जो हमें यहाँ पे ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हमारे पड़ोस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, या हमारे अजीज व अकारिब, हमारे दोस्त। सो हम लोगों को एक दूसरे के साथ जरूर एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, और अगर हमारी किसी को जरूरत है तो हम उस वक्त उसके साथ जरूर मौजूद हो। साथ साथ ये जो इतना अफसोसनाक वाकया है, ये हमारे लिए क्या सबक लेके आता है? देखिए, हर कुछ अरसे बाद कितनी अजीब सी बात है, कोई हफ्ता नहीं गुजरता, कोई महीना नहीं गुजरता तो कोई वाकया सुनने को मिलता है कि किसी खातून या किसी बच्चे के साथ इस मुल्क में ज्यादती हुई। और हर वाकया इतना दिल खरोश होता है और उसकी तफसीलात इतनी दिल को खून कर देने वाली होती हैं कि यकीन नहीं आता कि ये ऐसे किसी शख्स ने किया होगा जो हमारे शहर में रहता है। किसी वक्त हमारी किसी सड़क पे हम गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हैं तो कहीं करीब से गुजरा होगा, उसके जानने वाले भी हमारे जैसे लोग होंगे, वो हमारी जबान बोलता है, हमारे वाला टेलीविजन देखता है, हम जैसे काम करता होगा। ये कितनी अजीब बात है। पाकिस्तान के अंदर ख्वाह वो हमारे वालिदैन हों, असातिज़ा हों, लोग हों, हुकूमत हो,
हमारे दीनी उलमा हों, हमारे बड़े बड़े जो शोरा हैं, जो कौमों की इस्लाह करने का जिनका काम है या जो कर सकते हैं, हम सबको मिल बैठ के कुछ सोचना चाहिए कि चलें, सियासत में तो हमने एक दूसरे के साथ जो किया सो किया, इवन कानून और आइन में हमने एक दूसरे के साथ जो किया सो किया, लेकिन ये जो इंसानियत कहाँ जा रही है? मासूम लोगों को जान से मार देना है, ये जो जान से मार देना है, जो बच्चों पे जुल्म करना है, जो औरतों पे जुल्म करना है, जो कमजोरों पे, बुजुर्गों पे, हम देखते हैं वडेरे अपने नीचे जो लोग उनके होते हैं। मेरे पास 30 सेकंड्स हैं, अगर आप समाप्त कर सके, मैंने आमना की तरफ जाना। बस मैं इतना ही कहूंगा कि इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए और कोई दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको कुछ हिदायत दे। आमना 30 सेकंड्स प्लीज। Namra, I think it's a very unfortunate incident और we have failed as a society. हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, हम बहुत सारी बातें, और इस पर मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहती। बहुत दिल खरोश वाक़या है और हमारे लिए एज अ सोसाइटी आई थिंक हिंदू, मुसलमान, PTI, PMLN से आगे बढ़ के एज ह्यूमन बीइंग सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम होना चाहिए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग सियासत में, पैसे के नशे में, पर्सनल ग्रजेस में, नेगेटिविटी में इस हद तक डूब चुके हैं कि हम इंसानियत भूल गए हैं। आई थिंक इट इज टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने हमारी सुनी। आज के प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहूंगी। आपसे कल मुलाकात भी होती है। अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द वालों का भी जरूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।